बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टॉप स्टोरी में मोहम्मद उसामा गाजी का सलाम अर्ज है। आज की टॉप स्टोरी ये रही। अदालत में ताहिरुल कादरी की हुब्बुल वतनी आज भी तलाश की जाती रही, लेकिन अदालत को बुनियादी इंसाफ के असूलों को मद्देनजर रखना होगा। सदर मुमलिकत मिलने को तैयार, मगर नवाज शरीफ गुरेजा। हम हैं मुश्ताक और वो बेजार। या इलाही, ये माजरा क्या है? वफाकी टैक्स मुतसिब ने दिल दहला दिए। कहते हैं 5000 अरब का टैक्स चोरी होता है। अस्तगफिरुल्लाह। यंग डॉक्टर्स मानने को तैयार नहीं और हुकूमत मनाने को तैयार नहीं। गरीब मरीज इस लड़ाई में बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। उनके माँ बाप को क्या दुख है, वो किस तरह अपने बच्चों को लेकर फिरते हैं, उनको कोई एहसास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ताहिरुल कादरी साहब की हुब्बुल वतनी की तलाश में अब भी है। जुबान बयान पर पूरा अबूर रखने वाले अल्लामा ताहिरुल कादरी का फन खिताबत भी अपना जादू नहीं दिखा पा रहा। ताहिरुल कादरी का सवाल इलेक्शन कमीशन पर था, मगर अदालत उज़्मा ने उनकी वफादारी पर सवाल उठा दिया है। ताहिरुल कादरी साहब की जात जेर सवाल है। अदालत का कहना है कि ताहिरुल कादरी चूंकि गैर मुल्की शहरी हैं, इसलिए वो आईनी इदारों को चैलेंज नहीं कर सकते। अदालत ने तो उनसे यहां तक इस्तफसार कर लिया कि शेखुल इस्लाम यानी ताहिरुल कादरी साहब ने कभी कनाडा के किसी आईनी इदारे को चैलेंज किया है। फिर एक सवाल आया कि आप कनाडा वापस कब जा रहे हैं। ताहिरुल कादरी साहब का कहना था कि उन्हें कोई भी उनकी आखिरी सांस तक पाकिस्तान में रहने से नहीं रोक सकता। ताहिरुल कादरी साहब को अदालत में देख के और अदालत का उनके साथ तर्ज सुलूक देखकर जमहूरियत पसंदों के सीने में बिलाशुबा ठंड पड़ रही है। आज नवाज शरीफ भी कह रहे थे कि अल्लामा ताहिरुल कादरी से अदालत भी वही सवाल कर रही है जो हम सब कर रहे हैं, लेकिन सवाल जमहूरियत पसंदों की आंखों और सीनों में ठंड पड़ने का नहीं, बल्कि सवाल इंसाफ का है। और इंसाफ का बुनियादी तकाजा यह है कि कानून पर अमल किया जाए। पाकिस्तान की शहरियत से मुताल्लिक 1951 में बनने वाले कानून की दफा 14A के तहत कोई शख्स जब तक बाकायदा तौर पर लिखकर मजाज अथॉरिटी को ना दे दे, तब तक वो पाकिस्तानी शहरी ही रहता है और किसी पाकिस्तानी को अदालत से किसी भी मामले पर रुजू करने से नहीं रोका जा सकता। सो कानून की नजर में नवाज शरीफ, ताहिरुल कादरी, राजा परवेज अशरफ और उसामा गाजी सब बराबर हैं। अदालत ने किसी अहम मामले पर अपने दरवाजे पर दस्तक देने वाले की नीयत भी देखना होती है, लेकिन सवाल है कि इसका मायार क्या है। अगर एक गैर मुल्की को अपने आईनी इदारे पर हर्फ सवाल उठाने की इजाजत नहीं दी जा सकती, तो फिर मंसूर इजाज नामी एक गैर मुल्की की इल्जाम तराशियों पर सदर मुमलिकत पर मेमोगेट की तलवार क्यों लटकाई गई। और सवाल यह भी अहम है कि अगर दोहरी शहरियत वाला कोई शख्स पाकिस्तान की पार्लियामान का रुकन नहीं बन सकता, तो फिर वो वोटर किस तरह रह सकता है। अदालत को इस पर भी फैसला देना होगा या फिर पार्लियामान को कानून साजी करना होगी। सवाल सादा सा है कि ताहिरुल कादरी पर अदालत अपने दरवाजे क्यों बंद कर रही है। क्या ऐसे मुकदमे का फैसला मेरिट पर नहीं करना चाहिए? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी और जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद भी हमारा साथ देंगे। आज भी यही बात होती रही, हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाए गए शेखुल इस्लाम ताहिरुल कादरी के कि वो किस तरह अदालत आए हैं और किस तरह उनकी दाद रसी हो सकती है। क्या उनको ये इख्तियार है, क्या उनको यह हक हासिल है कि वो अदालत से रुजू कर सकें इलेक्शन कमीशन के मामले पर। जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद साहब हमारे साथ हैं। जस्टिस साहब, ये फरमाइएगा कि अदालत नीयत कैसे देखती है? नीयत जो है ना, तो वो सर्कमस्टांसेस के हवाले से देखी जा सकती है। अब ताहिर साहब की जो कादरी साहब की जो पिटीशन है, उसमें उन्होंने जो एक ही नुक्ता उठाया है, अगर शुरू से आखिर तक पढ़ा जाए, और वो इस प्रेमिसेस पर चल रहे हैं कि पार्लिमानी कमेटी के पास नाम तो गए थे, लेकिन वहां पर हेयरिंग नहीं हुई, और चूंकि हेयरिंग हुई तो मेंबरान की अपॉइंट जो है गलत है। अब उसका जवाब बड़ा सीधा साधा है। अगर आप आर्टिकल 213 के जो 2A और 2B है, इसको दोनों को अलग अलग पढ़ें, तो जहां 2A में ये लिखा हुआ है कि अगर लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कंसेंसस से 3 नाम भेजेंगे, तो वहां पर तो हेयरिंग का लफ्ज है। लेकिन जो 2B में जो जिक्र किया गया है कि अगर कंसेंसस ना हो सका तो दोनों जो है भेजेंगे, तो वहां पर जो प्रोवाइजो है उसमें लफ्ज हेयरिंग का ताल्लुक नहीं। ठीक है, इसी बारे में मैं सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब आपसे जानना चाहूंगा। आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे हैं, नीयत का मामला अपनी जगह, ये मेरिट पर फैसला नहीं होना चाहिए, वहां तक बात कब आएगी? देखिए 184(3) के तहत, जिसके तहत ये प्रोसीडिंग लॉन्च की गई सुप्रीम कोर्ट में,
उसमें आपका कोई मैटर ऑफ राइट नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन हासिल करें। ये सुप्रीम कोर्ट की सवाबदीद पर मुनहसर है कि वो अगर ये समझें कि कोई पब्लिक इंटरेस्ट का कोई पॉइंट इन्वॉल्व है और फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है, तो फिर वो अपनी सवाबदीद के ऊपर उस केस को टेकअप कर सकते हैं। वरना नॉर्मल प्रोसीजर उसका यही है कि आर्टिकल 199 हमारे यहाँ मौजूद है, जहाँ हाई कोर्ट में इस किस्म के केसेस दाखिल होने चाहिए, और ये एक पैरेलल जुरिसडिक्शन क्रिएट किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन कहलाता है ये। तो ये जुरिसडिक्शन उनका सवाबदीदी है, उसमें आपके कोई मैटर ऑफ राइट नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट अगर किसी भी केस में अगर ये दोनों बातें, दो शर्तें हैं इसकी 184(3) के अंदर। पहली बात ये कि जो मामला लाया जाए सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो उसमें कोई पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो, और नंबर 2 वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन्वॉल्व हो। लेकिन ये दोनों बातें भी अगर मौजूद हों, इसके बाद एक तीसरी बात भी इसमें होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट खुद सेटिस्फाइड हो कि ये केस जो है ये बोनाफाइडी है, ये इसमें कोई और पर्पस नहीं है इसको फाइल करने का, और अगर वो इस पर सेटिस्फाइड हो तब वो कर सकती है। और अगर वो ये समझे कि ये जो प्रोसीडिंग लॉन्च की गई है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो कि नॉर्मली नहीं होती, तो फिर वो ये कह सकता है कि आप जाएं आर्टिकल 199 के तहत अपनी किस्मत आजमाई करें, हाई कोर्ट में जाके अपने केस को आप पेश करें। ये केस तो इसलिए मुख्तलिफ है कि तारुल कादरी साहब दोहरी शरीयत के हामिल हैं, या कोई भी पाकिस्तानी अगर आता उसकी दोहरी शरीयत ना होती उसके साथ भी यही सलूक होता? जी नहीं, ये जरूरी नहीं है। ये तो कोर्ट देखती कि क्या ये जो केस दाखिल किया गया है क्या ये बोनाफाइडी है, इसमें कोई मेलाफाइड्स तो नहीं है। मुझे जहाँ तक लगता है, जो मैंने सुना है, जो कुछ टेलीविजन के अंदर दिखाया गया, उनसे जो सवालात किए गए वो यही किए गए कि आप एक फॉरेन नेशनल हैं, आप पाकिस्तान के अंदर जो असेंबलीज हैं उनके मुतालिक आप इस किस्म की बातें किस तरह कर सकते हैं, आपका क्या इंटरेस्ट है? आपका अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते, ना आप इलेक्शन के लिए आपके पास ये इस्तात है कि आप लड़ें, क्योंकि आर्टिकल 163 के तहत वो डिबार्ड हैं हैविंग 2 नेशनलिटीज, वन ऑफ कैनेडियन नेशनलिटी एंड द अदर इज पाकिस्तान नेशनलिटी। तो ये कोर्ट ने इन मामलात को देर गौर लाने के बाद मेरी अपनी ओपिनियन में उन्होंने ये समझा कि ये मेलाफाइडी प्रोसीडिंग्स हैं, बोनाफाइडी प्रोसीडिंग्स नहीं। ठीक है, यानी उनको नियत पर अदालत को जो है अभी तक मुतमईन नहीं कर सके तारुल कादरी साहब। तारिक महमूद साहब ये बताएं, एक शख्स पाकिस्तानी है, वोट दे सकता है लेकिन इलेक्शन नहीं लड़ सकता, ये दोहरा मयार नहीं? नहीं, देखें इसमें फर्क है। बात यह है कि तारुल कादरी साहब के हवाले से जो उनके रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट है वो ये है कि ताहिरुल कादरी साहब एक वोटर की हैसियत से अदालत में गए हैं, उनको बताना था कि जो फंडामेंटल राइट्स है जिसकी इन्फोर्समेंट के लिए आए हैं वो कौन सा फंडामेंटल राइट्स है जिससे इफेक्ट हो रहे हैं। देखें, अगर ताहिरुल कादरी साहब की कोई पॉलिटिकल पार्टी होती, मिसाल के तौर पर मशहूर केस है बेनजीर भुट्टो साहबा का, जो कि हलीम साहब ने फैसला किया था जिया के रजीम में, तो इस वक्त अगर कोई आर्टिकल सामने आ रहा है जिसका अभी तक जिक्र नहीं आया कादरी साहब की पिटीशन में और आर्गूमेंट में, वो है आर्टिकल 17। अगर इमरान खान मिसाल के तौर पर वहां पर जाएं और इमरान खान साहब जाके कहें कि ये आर्टिकल 17 की एनफोर्समेंट के लिए मैं आया हूं, तो चूंकि वो एक पार्टी के हेड है, या मुनव्वर हसन साहब चले जाएं या कोई भी पार्टी का सेक्रेटरी लीडर, तो वहां तो बात बनती। लेकिन लेकिन कादरी साहब अभी तक अपनी पोजीशन वाज़ेह नहीं कर सके, उनकी हुब्बुल वतनी पर, नीयत पर अब भी सवाल उठ रहे हैं। बहुत शुक्रिया जस्टिस तारिक महमूद साहब और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिटायर्ड सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब हमारे साथ थे। अभी तक मेरिट पर बात नहीं जा सकी, जहां पर कहा गया कि 3 लोगों के नाम जाने चाहिए थे पार्लिमानी कमेटी में इलेक्शन कमीशन के लिए, लेकिन सिर्फ एक का नाम गया और इसी हवाले से उनकी पिटीशन है। देखते हैं मेरिट पर बात का बात, ये उस बारे में बात होती रहेगी। अगली हमारी टॉप स्टोरी ये होगी कि सदर जरदारी लाहौर में है मगर नवाज शरीफ साहब उनसे मिलने को तैयार नहीं। फिर उबूरी हुकूमत का मामला किस तरह तय होगा, निगरान वजीर आजम की बात कैसे होगी, इसी बारे में अगली स्टोरी ब्रेक के बाद। मुमलिकत मिलने को तैयार मगर नवाज शरीफ गुरेजा, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार। या इलाही, ये माजरा क्या है? जमहूरियत और निज़ाम को खतरे के वसवसों को एक तरफ रखकर नवाज शरीफ और सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी अपनी अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। नवाज शरीफ सिंध में अपना आखिरी जलसा कुंडियारों में करने के बाद लाहौर में है और जरदारी साहब लाहौर में बनाए जाने वाले एक वसी और अरीज महल को बिलावल हाउस का नाम देकर पंजाब फतह करने निकल पड़े हैं।
सदर साहब मुस्लिम लीग काफ को पहलू नशी किए हुए और ख्वाहिश रखते हैं कि दाएं बाजू की जमातों का इत्तेहाद वसी से वसी तर होता रहे, लेकिन नवाज शरीफ को इस इत्तेहाद से बाहर ही रखा जाए। उधर नवाज शरीफ साहब सिंध को निशाने पर रखे हुए मुस्लिम लीग काफ के साबिक साथियों और सिंधी कौम परस्तों को हम नशी बना रहे हैं। गर्ज सियासी मार्का आराई जारी है, एक दूसरे से बाजी ले जाने के लिए सर दड़ की बाजी लग रही है। नवाज शरीफ अपनी जमात को इख्तियार में लाने की कोशिश में है और जरदारी साहब उनसे पंजाबी छीन लेने की चाल चल रहे हैं, लेकिन ये ख्वाहिशें उसी वक्त पूरी हो सकेंगी जब अगले इंतखाबात के लिए निगरान सेटअप बनाया जाएगा। आइन के मुताबिक ये काम कायद ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को कौमी और सूबाई असम्बलियों में करना है। 16 मार्च को असम्बलियां तहलील होंगी, इसलिए सदर जरदारी और वज़ीर आज़म को यह काम जल्द अज जल्द करने की जिम्मेदारी दे चुके हैं। उधर नवाज शरीफ भी इसी ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, लेकिन इस ख्वाहिश के साथ साथ नवाज शरीफ सदर मुमलिकत से मुलाकात करने से भी इनकारी हैं। सदर मुमलिकत नवाज शरीफ साहब से उनके भाई की ताज़ियत के लिए मुलाकात चाहते हैं, मगर नवाज शरीफ साहब फोन को ही काफी करार दे रहे हैं। मुलाहिजा कीजिए। मेरे भाई साहब जब फौत हुए थे तो फौत होने के 10 दिन के बाद उन्होंने फोन पे मुझसे ताज़ियत कर ली थी। नवाज शरीफ साहब की सदर मुमलिकत से नाराजगी अपनी जगह, और यह भी जरूरी नहीं कि दोनों रहनुमा निगरान हुकूमत की तश्कील के लिए बिलमुशाफा मुलाकात भी करें। यह काम वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर मिलकर कर सकते हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि मुल्क की दो बड़ी जमातें जिनकी आईनी जिम्मेदारी है कि वो निगरान हुकूमत बनाएं, क्या वो ये काम कर पाएंगी? कहीं वो मुकमुका के इल्जाम से तो नहीं बचना चाह रही? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सैयद ज़ईम कादरी साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, और हमें ज्वाइन करेंगे आसमा अरबाब आलमगीर साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है। ज़ईम कादरी साहब, नवाज शरीफ साहब मिलना ही नहीं चाह रहे सदर जरदारी से, इतने ही खफा हैं पंजाब में आने पर? देखिए, खफा तो बिल्कुल भी होना जायज़ है और बनता है, खफा होने की बात नहीं है। बात यह है कि जब मिले और जो वादे वईद किए गए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को कुरानी सहीफ़ा न के आगाह, हालांकि हम ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा एक सोशो पोलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद भी तो मिलते रहे हैं। मिले, कुरान भी उठाए गए, हल्फ भी दिए गए, लेकिन उसको फिर उन मुआहदों को फिर वही अल्फाज में दोहराना नहीं चाहता, कह के निगेट किया गया। जजों की बहाली का मामला हो या दीगर मामला, न सिर्फ मिसट्रस्ट क्रिएट किया गया, ट्रस्ट डेफिसिट, बल्कि बहुत बड़ा, इतना बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट कि अब कोई भी फरीक, खासतौर पर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, ये रिस्क लेने के लिए भी तैयार नहीं है कि उस मुलाकात के बाद क्या इंप्रेशन, क्या मैसेज कन्वे किया जाए लोगों को, और एक बार फिर ये साजिश क्रिएट कर दी जाए कि हम खुदा ना खास्ता कोई बैकडोर डिप्लोमेसी के ज़रिए, किसी चाल या साजिश के ज़रिए अपना इंटरम सेटअप लाना चाहते हैं। हम बड़े क्लियर हैं कि इंटरम सेटअप के लिए हमने पार्लियामेंट में अपोजिशन की जमातों और पार्लियामेंट से बाहर अपोजिशन की जमातों से मुशावरत कर ली है, ठीक है, कर रहे हैं। अच्छा। और उसी के बाद अपने नाम जो है वो टेबल करेंगे। बाकी गवर्नमेंट पार्टीज, गवर्नमेंट और वो लोग जो हुकूमत के कहने पर धरने देते रहे और उनसे ये जो साजिश का, चाल का खौफ है ना, मैं इस तरफ आता हूं, लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा हूं कि आसमा साहिबा से भी बात करें। आसमा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने इत्तेहादियों से मिल रही है, ऑपोजिशन की बारी कब आएगी निगरान सेटअप के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान पीपल पार्टी का डे 1 से, पहले दिन से स्टांस क्लियर है। हमने पहली दफ़ा पाकिस्तान में कोलिशन की सियासत इंट्रोड्यूस की, क्योंकि हम समझते हैं कि दुनिया में अब ये एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सियासत किसी जमहूरियत के लिए हो सकता है शायद इतनी कामयाब ना हो, क्योंकि हर किसी के मैंडेट और उनका एक रिस्पेक्ट लेके पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत करने के लिए एक ही रास्ता है कि आप कोलिशन गवर्नमेंट्स को सपोर्ट करें। इसी मद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन उन्होंने हर फोरम पर नवाज शरीफ साहब की पार्टी से कोलैबोरेट किया और उनसे हर तरह से रवाबित रखने की कोशिश की, ख्वाह वो तरामीम हो पार्लियामेंट में या बड़ी APCs हो या किसी नेशनल इंटरनेशनल फैसले की बात हो। तो हम नहीं समझते कि हमने कहीं भी नवाज शरीफ साहब को या उनकी पार्टी को निगलेक्ट किया, इग्नोर किया है। वादे पूरे नहीं किए। उनका मैंडेट है कि उन्होंने पंजाब वो रूल कर रहे हैं जो 60% पाकिस्तान का है। पीपल्स पार्टी एक फेडरेटिंग पाकिस्तान की सबसे बड़ी कौमी जमात है। वो एक सदर साहब बहुत बड़ा खुला दिल रखते हैं। ऑपोजिशन से कब मिलेंगे? ऑपोजिशन से निगरान सेटअप के लिए कब मुलाकात होगी?
देखिए, ऑपोजिशन के साथ हम आज भी मिलने के लिए तैयार हैं। सदर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लीडरान हैं, जो बड़े हैं और जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, अगर इनकी तरफ से कोई रुकावट है वो इनको बेहतर पता होगी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन के बारे में ऑन टाइम 16 मार्च से पहले और जो निगरान सेटअप है उसके बारे में हम बहुत क्लियर है, बहुत वाजे है। अगर इनके कोई इश्यूज हैं तो वो ये बेहतर जानते हैं। और मेरे ख्याल में उनकी तरफ से तो नाम भी आ रहे हैं का हल, मैं आपसे नाम भी जानना चाहूंगा कि ये हल ये नहीं है कि जी मैं आपकी तरफ आता हूँ सईदीन कादरी साहब से। जी, जिस तरह का रवैया मियां साहब ने आज कहा कि जो उन्होंने इख्तियार किया, तो मेरे ख्याल में, और कल उन्होंने बोला कि सदर साहब 1 घंटा नहीं देते, तो मेरे ख्याल में ये बातें पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, जमहूरियत के लिए नुकसानदेह है। मियां साहब को एक नेशनल लीडर की हैसियत से अपना किरदार अदा करना चाहिए और उनको पाकिस्तान के इंटरेस्ट में बात करनी चाहिए। और इंटरेस्ट यही है कि पीपल पार्टी और नून जो है वो 2 बड़ी जमातें हैं, और मियां साहब जिस रवैये का इजहार कर रहे हैं, शायद इससे पाकिस्तान को और जमहूरियत को एक बहुत बड़ा, ये रवैया नहीं होना चाहिए मियां नवाज शरीफ साहब का। आईनी जिम्मेदारी है आपकी, वो निभाने की बात करें। साजिशें, वादे नहीं हुए, वो बातें छोड़ें, लीडरशिप का मुजाहरा करें। भाई, आईनी जिम्मेदारी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की है। चौधरी निसार अली खान साहब वहाँ मौजूद हैं। प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि आइन और कानून के मुताबिक उनको मिलकर एक इंटरिम सेटअप के लिए प्राइम मिनिस्टर का नाम फाइनल करें। अगर वो नाम फाइनल नहीं होता तो इट गो टू द पार्लियामेंट्री कमेटी, और अगर वहां भी सेटल नहीं होता तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का फायदा करेगा। साहब तो कह चुके हैं ये मामला इलेक्शन कमीशन ही करेगा, वो तो पहले ही नाउम्मीद हो चुके हैं। ना तो जरदारी साहब का कोई आईनी और कानूनी हक है और ना ही मियां साहब इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं आईनी तौर पर। इसलिए सिर्फ मुशावरत नहीं, इनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं की जरूरत नहीं। अगर उनकी एक्शन है तो वो चौधरी निसार अली खान साहब के साथ है, और अगर जरदारी साहब का एक्शन होगा, और यकीनन होगा क्योंकि वो कुल मुख्तार है, तो वो राजा परवेज अशरफ साहब से मेरे ख्याल में नेगोशिएट कर लें तो बेहतर है। मियां साहबान, मियां नवाज शरीफ साहब खास तौर पे, चौधरी निसार अली खान साहब उनके हर हुक्म के पाबंद हैं। वो उनके हुक्म पर ही वो नाम देंगे जो उन्होंने मुशावरत की होगी। उनके नाम उनके सामने है, कुछ उन्होंने सोचे हुए हैं। यहाँ पर एक पॉइंट जी देखिए, जरदारी साहब कोई ईगोइस्टिक और कोई बहुत बड़े ईगोज और रखने वाले पॉलिटिशियन नहीं है। वो बहुत सादा इंसान है। पाकिस्तान के लिए, जमहूरियत के लिए उन्होंने कुर्बानी दी है। उनकी हिस्ट्री आप देख लें, और आज तक उन पे ऊपर इल्ज़ाम आए, अपना उन्होंने पावर पार्लियामेंट को दिया, उनकी जेलों की, तो उनको कोई ईगोस नहीं है। यहाँ पर लगता है कि इनको पाकिस्तान में जमहूरियत बचाने से ज्यादा इनको अपनी ईगोस की और अपनी ईगो की बात नहीं है। आपकी क्रेडिबिलिटी जीरो है बीबी। पंजाब की हमारी क्रेडिबिलिटी का तो ये आलम है। हमारी क्रेडिबिलिटी आपको जी आसमा साहब, बात उनकी पूरी हो रही है। जी जी, क्रेडिबिलिटी तो ये है कि जो कोलिशन पार्टनर्स है आज भी उनके साथ है। मेजॉरिटी पाकिस्तान यहीं से बात, यहीं से दोबारा बात करेंगे। सदर जरदारी साहब मियां नवाज शरीफ से मिलने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। सदर जरदारी साहब मिलने के लिए तैयार हैं, नवाज शरीफ साहब नहीं मिलना चाह रहे। क्या वजूहात हैं? इस तरह से मामला आगे कैसे बढ़ेंगे? बात होगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बात हो रही थी मियां नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं मिल रहे सदर जरदारी से, मामला आगे कैसे बढ़ेंगे। ज़हीम कादरी साहब कहते हैं इन दोनों का मिलना जरूरी नहीं। आसमा साहिबा, आपका भी ख्याल है इनका मिलना जरूरी नहीं है, इन 2 बड़े लीडर्स का, और अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म मामला तय कर सकते हैं? आप नाम कुछ सोच रहे हैं? नवाज शरीफ साहब ने तो आज इशारा दिया है कि कुछ नाम उनके ज़हन में है, वो नाम सामने भी आ रहे हैं कई। देखिए, हमने कब कहा है कि या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कि किसी नुमाइंदे ने कहा है या प्रेसिडेंट हाउस से कोई ऐसी इत्तला आई है कि सदर साहब इनके साथ मिलने के लिए बेचैन है? ऐसी तो कोई बात नहीं है कि इनके साथ किसी कैपेसिटी में वो मिलना चाहते हैं। ये इनकी बिल्कुल एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। उनके जो पंजाब में एलाइज है वो उनके साथ बड़ा स्ट्रांगली खड़े हुए हैं, और जो पंजाब के रिजल्ट्स होंगे और जो सदरन पंजाब के रिजल्ट्स होंगे वो सबके सामने होंगे। कोई दूर की बात तो है नहीं। यहाँ पर अगर बात हो रही थी तो बात ये हो रही है कि पाकिस्तान में एक ऐसे
केयर टेकर सेटअप के लिए, जो जिसमें इलेक्शन सही तरह से हो और इतने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सदर साहब की इतनी एक स्ट्रगल के बाद 5 साल ये गवर्नमेंट पूरी हो रही है और उसके बाद अगर हम एक नेशनल लेवल के ऊपर फॉर द डेमोक्रेसी, फॉर द सुप्रीमेसी ऑफ द डेमोक्रेसी और द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी, हमारा सिर्फ एक ही मकसद है। अगर हम किसी सियासी लीडर से बात करें और तो मेरे ख्याल में सदर साहब को इनके साथ मिलने की कोई जरूरत नहीं है। आई मस्ट मेक दिस वेरी क्लियर कि उनके एलाइज उनके साथ खड़े हुए हैं। आप वो तो मिलने को वो कह रहे हैं, हम बेताब नहीं ना सही, लेकिन वहां पर मौजूद है सदर साहब, मिलना चाहिए, कोई माहौल अच्छा पैदा हो। 1 महीना रह गया है निगरान सेटअप के लिए, कोई बात नजर नहीं आ रही, कोई नाम जो है फाइनल नहीं हो पा रहा। मैंने फिर वर्ज करूंगा वही बात कि बिला के निगरान सेटअप की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर पे आईनी तौर पर, उसके लिए उस तरफ कोई इशारा तो हो। इशारा है, जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, इज ऑन बोर्ड, ही नोज, ही इज सिटिंग इन द असेंबली। आइए वज़ीर आज़म साहब तशरीफ लाएं, उनसे मशावरत कर लें। हमने अपनी मशावरत मुकम्मल कर ली है, तकरीबन जो पार्टीज बाहर हैं और अंदर हैं ऑपोजिशन की पार्लियामेंट में। अर्ज सिर्फ ये है कि ये पंजाब के रिजल्ट्स की बात कर रही हैं, इंशाल्लाह रिजल्ट्स पूरे पाकिस्तान के देखने वाले होंगे। अखलाकी तौर पर लग रहा है पीपल्स पार्टी ज्यादा मुफाहमत की तरफ नजर आ रही है। चौधरी निसार साहब कह चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन देखेगा मामला, हमें नहीं लगता कि हम कोई तय कर सकते हैं। वो इसलिए कह चुके हैं कि उनको इनकी पुरानी जो इनकी रविश है पिछले 4 बरस में कि मुआहदे, वादे और कस्में से मुकरना, यू टर्न लेना, जिस बात पर दस्तखत करने उन दस्तखतों को ना मानना, हमारे सामने पूरी कौम इनके उस बिहेवियर से वाकिफ है, उनके उस ओथ से वाकिफ है, उनकी इनकॉम्पिटेंट, करप्ट और डिसऑनेस्ट पॉलिसी से ये वजह है कि नहीं मिल सकते। आसमा साहब मेरे पास चंद सेकंड बाकी हैं। इस वक्त किसी किस्म की कोई और बात नहीं होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर शुड कॉल ऑन द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कैटेगोरिकली, उनसे बात करें, ऑपोजिशन के नाम ले, मेरे पास क्रेडिबल नाम हो तो कर दीजिए, अगर उससे ज्यादा क्रेडिबल नाम हो हमें कोई बहुत शुक्रिया सैयद ज़हीम कादरी साहब, आसमा अरबाब आलमगीर साहब हमारे साथ ही। वक्त कम रह गया है, 1 महीने के अंदर कोई ना कोई नाम सामने आना जरूरी है। बहरहाल इन दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। आज की एक और स्टोरी, लाहौर हाईकोर्ट ने एक मुकदमे का फैसला दिया था कि टैक्स चोर अल्लाह की जमीन पर फसाद फैलाने वाले हैं। टैक्स चोरी फसाद फिल अर्द है, लिहाजा अल्लाह का हुक्म है कि इसकी जमीन पर फसाद फैलाने वालों के हाथ पांव बेतरतीब तोड़ दिए जाएं या फिर इन्हें जुर्म की तौबा तक कैद में डाल दिया जाए। टैक्स चोरी की यह अदालती तशरीफ बिल्कुल दुरुस्त मालूम होती है। किसी रियासत का वजूद कायम रह सकता है और ना ही इंसानी फलाह मुमकिन जब तक इसके शहरियों से मुकर्रर शुदा टैक्स ना लिया जाए। रियासत टैक्स की अदम वसूली की वजह से ना तो किसी गरीब को रोटी दे सकती है और ना ही किसी बीमार को दवा। अब जरा दिल थाम लीजिए और सुनिए कि पाकिस्तान के विफाकी टैक्स मोहतसिब डॉक्टर शेब सडल कहते हैं कि पाकिस्तान में हर साल 4 से 5 हजार अरब रुपए की टैक्स चोरी होती है, यानी पाकिस्तान के सालाना बजट से भी ज्यादा। 70% पार्लियामेंटेरियन टैक्स गोशवारे ही जमा नहीं करवाते। विफाकी टैक्स मोहतसिब कहते हैं कि 5 साल का टैक्स रिकॉर्ड रखने वाले को इलेक्शन लड़ने की इजाजत होनी चाहिए। वो ये भी कहते हैं कि 10 बड़े टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाई होना जरूरी है। सवाल सादा सा है कि ये टैक्स चोरी मुमकिन है कैसे? टैक्स चोरी फसाद फिल अर्ज है, दुरुस्त मान लिया, लेकिन सवाल है कि यह हुक्म लागू करेगा कौन? वो पार्लियामेंटेरियन जो हुकूमत बनाते हैं और खुद टैक्स नहीं देते। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है मुल्क के मारूफ मईशतदान जनाब शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। ही फरमाइए, इतनी बड़ी मिकदार में ये टैक्स चोरी होता किस तरह? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो बयान है ये सही नहीं है और ऐसा लगता है कि अखबारी इत्तलात या कॉलम पढ़कर बगैर टेक्निकल डिटेल दिए हुए ये बात कही गई है। टेक्निकल डिटेल समझे बगैर दी गई है। पाकिस्तान में टैक्सों की जो कैपेसिटी है टैक्स कलेक्ट करने की वो 7,000 अरब रुपए से ज्यादा है। ये भी उस वक्त जबकि जीएसटी को हम 16% से कम करके 5% कर रहे हैं। लेकिन ये सारी की सारी जो है इसमें 5 से 6 चीजें शामिल होती हैं। पहला तो ये है जैसे कहा गया टैक्सों की चोरी, नंबर 1। नंबर 2 होता है कि हुकूमत की जानिब से, पार्लियामेंट की जानिब से टैक्स में छूट और मराद दी जाती हैं और हुकूमत का कहना यह कि हमने 650 अरब की मराद दी हैं पिछले 4 वर्षों में, हालांकि इसका हजम ज्यादा है। तीसरा ये थी कि कवानीन में जानबूझकर एक साजिश के तहत ऐसे झोल रखा जाता है कि टैक्सों से बचा जाएगा। तो जो लोग हम कहते हैं कि जी मेंबरान पार्लियामेंट और वडेरे टैक्स नहीं दे रहे, टैक्स चोर हैं, ये बात इतनी सही नहीं है। वो टैक्स नहीं दे रहे बिल्कुल सही है,
लेकिन मुल्क के कवानीन इस तरीके से तोड़ मोड़ के बनाए गए हैं कि उनसे बचना मुमकिन है। वो कवानीन बदनीयती पर मबनी है। और चौथी चीज जो है वो रेमिटेंसेज है जो बाहर से आती हैं। तो ये काला धन और लूटी हुई दौलत, हफ्ताखोरी, ये सारी चीजों को कानूनी हमने वो कवर प्रोवाइड कर दिया है कि बाहर से पहले यहाँ से हवाले से हम बाहर पैसा भेजें, वही पैसा अगले दिन रेमिटेंसेज से वापस आ जाए और 1 या 2% ब्रोकर को देने पड़ते हैं। और मेरा अंदाजा ये है कि 1 साल में तकरीबन 2,500 अरब रुपए से ज्यादा ब्लैक मनी हर साल क्रिएट हो रहा है। मैंने तो अर्ज ये किया था कि हमारी कैपेसिटी जो है वो 7,500 अरब रुपए है, उसमें वसूल हो रहा है तकरीबन 2,100 अरब रुपया। बाकी चोरी है या छूट है या यानी ये बात तो दुरुस्त हुई कि 4,000 से 5,000 अरब रुपए सालाना टैक्स या तो चोरी हो रहा है या लिया ही नहीं जा रहा, और कानून ही इस तरह का बनाया गया है ताकि ये सहूलत बड़े उमरा को मिल सके कि वो टैक्स ही ना दें। बहुत शुक्रिया शाहिद हसन सिद्दीकी साहब आपका। हमारी अगली स्टोरी, यंग डॉक्टर्स जब चाहते हैं हड़ताल कर देते हैं, मरीज खार होते रहते हैं, हुकूमत इसका मुस्तकिल हल क्यों नहीं निकाल सकी? इस बारे में हम बात करेंगे ख्वाजा सलमान रफीक से, जो कि वज़ीर आला पंजाब के मुशीर सेहत हैं, और यंग डॉक्टर्स के नुमाइंदे से भी बात होगी। कुछ तल्ख सवालों के जवाब इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। यंग डॉक्टर्स मानने को तैयार नहीं और हुकूमत मनाने को तैयार नहीं। गरीब मरीज इस लड़ाई में बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। उनके माँ बाप को क्या दुख है, वो किस तरह अपने बच्चों को लेकर फिरते हैं, जिनको कोई एहसास नहीं है। पंजाब का मसीहा इन दिनों हड़ताल पर है। नाम अपने मरीजों का लेकर वो हसरत दिले नामुराद की पूरी करना चाह रहा है, लेकिन हुकूमत पंजाब पल्ला नहीं पकड़ा रही। नौजवान मसीहा जो खुद को यंग डॉक्टर्स कहलवाना ज्यादा पसंद करते हैं का पहला मुतालबा है कि मरीजों का इलाज बिल्कुल मुफ्त किया जाए। दूसरा मुतालबा, अस्पताल में खराब मशीनरी को दुरुस्त किया जाए। तीसरा मुतालबा है कि गुजरावाला में जिन यंग डॉक्टर्स ने सीनियर्स पर तशद्दुद किया उन्हें नौकरियों पर बहाल किया जाए। चौथा मुतालबा है सर्विस स्ट्रक्चर का इतलाक। वाह क्या सादगी है। मरीजों के लिए हड़ताल से मरीजों का ही बुरा हाल हो रहा है, और ये अंदाजे मसीहाई मरीजों को खून के आंसू रुला रहा है, क्योंकि जब यंग डॉक्टर्स का दिल करता है ओपीडीज बंद करके इलाज रोक देते हैं, इमरजेंसी तक बंद कर देते हैं। हड़ताल से मरीज खार होते हैं और कोई सुनने वाला ही नहीं होता। गुजरावाला में तो यंग डॉक्टर्स की गुंडागर्दी ने सारी हदें पार कर डाली। जो मसीहा की बजाय गुंडों के रूप में नजर आए, सीनियर्स का लिहाज किया न अपने सफेद कोट और मुकद्दस पेशे का, यूं गुंडागर्दी की जैसे उन्होंने डॉक्टरी की नहीं बल्कि इसी मार कुटाई की तालीम हासिल कर रखी हो। इस मंजर को देखकर पूरी कौम के सर शर्म से झुक गए, लेकिन ये अपने अमल पर शर्मिंदा होने के बजाय विक्ट्री के निशान बनाते और हथकड़ियां चूमते रहे। क्या डॉक्टर ऐसे होते हैं? जान बचाने वाले, मरहम लगाने वाले हड़ताल कर दें तो मरीजों के दुखों का मदावा कौन करेगा? अपने मुतालबात मनवाने के लिए मरीजों की जिंदगियां खतरे में डालना, ये कैसी मसीहाई है? इन सवालों के जवाब लेते हैं ख्वाजा सलमान रफीक, मुशीर सेहत, वज़ीर आला पंजाब, और यंग डॉक्टर्स के रहनुमा डॉक्टर उस्मान हमारे साथ हैं। सबसे पहले हुकूमत की जिम्मेदारी आती है। ख्वाजा साहब, आप क्यों नहीं, अदालत ने छोड़ दिया उन डॉक्टर्स को जिन्होंने अपने सीनियर्स पर तशद्दुद किया, आप भी छोड़ दें। सर बात छोड़ने की नहीं है, बात यह है कि ये तो एक रूटीन बन गई है ना। तवातर से हड़तालें हो रही हैं, साल में 6 माह तो हड़तालें होती रहती हैं। पहले डिमांड्स थी वो मेरे पास पड़ी हुई हैं, उसमें गाड़ी कोठी कार मांगी गई, वो ज़्यादा 100-150 बिलियन का तो हम नहीं दे सकते थे। काउंसलिंग की, मीटिंग्स की, तवातर से 2-2.5 माह उसमें गुजर गए। फिर चीफ मिनिस्टर ने सागदार साहब की चेयरमैनशिप में कमेटी बनाई, 16 मीटिंग्स उसने की, सर्विस स्ट्रक्चर साइन किया। ये 5 माह की मेहनत है जो सर्विस स्ट्रक्चर दिया, और इस सर्विस स्ट्रक्चर में सिर्फ स्टेक होल्डर वाईडी नहीं है, वाईडी के साथ बाकी एसोसिएशंस हैं, पीएम में है, टीचिंग काडर है, जनरल काडर है, मैनेजमेंट काडर है। हमारी भी इसमें डिमांड्स हैं सर, हमारी भी इसमें डिमांड्स हैं। हमारी डिमांड है कि आप हड़ताल नहीं करेंगे। हमारी डिमांड है कि जो बच्चे एफसीपीएस करेंगे वो लाहौर से बाहर भी ट्रांसफर होंगे। हमारी डिमांड है कि ओपीडीज में काम होगा, ओपीडीज में सीनियर बैठेंगे, वार्ड में राउंड होगा। अब उस पर हमने जब ये साइन हुआ, समरी सीएम से मंजूर कराई, इसकी 50 क्लॉजेज हैं, कुछ शॉर्ट टर्म है, कुछ लॉन्ग टर्म है। कई क्लॉजेज का नोटिफाई हो चुका है, जो वाईडी से मुतल्लिका क्लॉजेज हैं। तनख्वाह बढ़ा दी गई है, एचपीए दिया गया। लेकिन एक तो साल पहले 4.5 अरब का हमने को पैकेज दिया, 4.5 अरब का। जब आप एक पैकेज देते हैं तो कट तो मेन खजाने पे लगता है ना, फिर आपको कहना कि कट लगाना पड़ता है। 4.5 अरब वो दिए, सर्विस स्ट्रक्चर में 1.5 से 2 अरब का ये दिया। जब इनको दिया, नर्सिस बच्चियों को दिया, उनको फिर पैरामेडिक्स को दिया, ये 7 से 8 अरब रुपया तो साल में पड़ गया। सर्विस स्ट्रक्चर दे दिया, साइन हो गए, उस पर काम शुरू हो गया। अच्छा, जब नए कार्डर बनने हैं, 3-4 डॉक्टर की सीनियरिटी लिस्ट बननी है, उसमें वक्त लगना है आपको। हम रेगुलर वीकली मीटिंग कर रहे थे, आपस में लेजॉन था, कई नोटिफिकेशन कर दिए गए।
ये गुजरांवाला वाला वाकया बदकिस्मती से पेश आ गया। जब एक वाकया पेश आया और पूरी कौम ने उसको देखा तो महकमे की ये जिम्मेदारी थी कि वो उन बच्चों के खिलाफ कार्रवाई करता। हमने बच्चों के खिलाफ कार्रवाई की, जब कार्रवाई की तो हड़ताल की कॉल दे दी गई। ये मतलब रिकॉर्ड पे बातें हैं। 3 दिन हड़ताल की गई, हम मीटिंग्स करते रहे, हड़ताल का कोई जवाब नहीं था। सर्विस स्ट्रक्चर में ये था, अदालतों ने भी मना किया कि आप हड़ताल ना करें, और भी तरीका प्रोटेस्ट करने का। अब अदालत ने उन्हें छोड़ दिया, जमानत रिहा हो गए, आप उनको बहाल कर दें। एक फौजदारी मसला है। अब मैं आपको आ रहा हूं उधर ही। उसके बाद फिर ये भूख हड़ताली कैंप शुरू हो गया। मुज़ाकरात हमारे डॉक्टर्स के जरिए, प्रिंसिपल के जरिए जारी रहे। और मैं शॉर्ट बात कर रहा हूं क्योंकि आपके पास टाइम कम है। मैं चाह रहा हूं डॉक्टर साहब से भी बात। सोचनाक वाकया पेश आया है, ये पुलिस वाला जो वाकया है, उससे एक पूरी रात गंगाराम में मैं, स्पेशल सेक्रेटरी डीजी और डॉक्टर्स यानी कि तमाम क़यादत तकरीबन हम 6 घंटे मुज़ाकरात करते रहे। और हमारे क्लॉजेस क्या थे, जहां तक गरीब मरीज की बात थी, मशीन की बात थी, शवाशी साहब का ये पैशन है। हाँ, हमने इनको कहा अगर आपकी कोई प्रपोजल है हम एक सीनियर कमेटी बना देते हैं, अस्पताल को साल का बजट मिलता है, अगर उसकी मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम है, मुज़ाकरात लगता है कामयाब नहीं हुए और फिर ये बात दोबारा हो गया। और टूटी काम पे अभी भी बात का रुकी हुई है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सामीन को पता होना चाहिए, जो बच्चे अस्पतालों से हमने ट्रांसफर किए हैं या उनको फारिग किया है, हमारी सिर्फ ये सबमिशन है, हम्बल सबमिशन है कि थ्रू एकेडमिक काउंसिल के प्रिंसिपल एमएस के जिनको रिकमेंड करें हम उनको बहाल कर देंगे। महकमा इनके सीनियर्स कह दें तो वो बहाल कर देंगे। और इसके अलावा कोई बात नहीं, मैं ये मीडिया पे कह रहा हूं कि ये अपने कमिट कर रहे हैं आप। हाँ, कमिट कर रहा हूं मैं। ये इसी पे कई दिन से देखिए बच्चे डॉक्टर साहब बाकी गिले शिकवे छोड़ें, आपके सीनियर्स अगर कह दें तो उनको बहाल कर दिया जाएगा, इतनी सी बात है, आप जाके उनसे रिक्वेस्ट कर दें, मामला खत्म हो जाए। चले सामा, मैं आपको एक मैं ऑफर देता हूं मीडिया पे आपके प्रोग्राम के तवसत से। मैं सीनियर से गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूं, उनके पांव पकड़ने को तैयार हूं और अपने ज़ाती कैपेसिटी में और ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी में। इनसे कहें, यहाँ पे ऐलान करें कि सबको दवाइयाँ मिलेंगी, सबको टेस्ट मिलेंगे, सबको फ्री सहूलियात मिलेंगी। जो नारा शहबाज शरीफ साहब ने 5 साल पहले लगाया था और जिस दिन वो सीएम बने थे, पहला दौरा उन्होंने सर्विसेज हॉस्पिटल का किया था और जिस आईसीयू में वो आए थे उसमें मैं ड्यूटी पे मौजूद था। और उन्होंने आगे कहा था कि जी हर किसी को फ्री दवाई मिलेगी, हर चीज़ ठीक मिलेगी। और मैं उस पर ड्यूटी पे था और मैंने ये सोचा कि मैंने वोट जिस बंदे को दिया उसका हक अदा हो गया। लेकिन 4 साल मैं ये देखता रहा हूं, ना किसी को दवाई मिली है, ना किसी को टेस्ट में फ्री होता है। आप अपने कैमरामैन, आप अपने कैमरामैन को बुलाएं, लाइटमैन को बुलाएं, अपने टी बॉय को बुलाएं, अगर उनको दवाई टेस्ट मिल रहा है। मैंने अपने वालिद साहब का ऑपरेशन कराया मैं हॉस्पिटल से 1 माह पहले और 40,000 रुपया लगा है। मैं यहाँ पे हल्फन कहता हूँ इस चीज को। लेकिन ये सर्विस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये इलाज हड़तालें करके किस तरह होगा? हड़तालें सुन लें, हड़ताल की बात कर रहे हैं। पंजाब में इस वक्त 25,000 डॉक्टर्स हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। इस वक्त 110 डॉक्टर भूख हड़ताल करके बैठे हैं। अगर 25,000 में से 110 डॉक्टर भूख हड़ताल करके बैठे हो, उससे अगर सिस्टम कोलैप्स होता है तो मुझे बताएं, हमने कोई हड़ताल नहीं की हुई। 110 डॉक्टर भूख हड़ताल करके बैठे हैं। मुफ्त इलाज दिया जाए या उन डॉक्टर को बहाल किया जाए? नहीं, जिन्होंने तशद्दुद किया उन डॉक्टरों को बहाल करना आपका डिमांड नहीं है? 1 मिनट, 34 साल से 34 दिन वो जेल में रहे हैं। आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि या आपके ऊपर अगर कानूनी कार्रवाई हो रही हो तो महकमाना कार्रवाई नहीं होती। अभी आपने खुद कहा है कि आप उनसे माफी मांगने को तैयार हैं, वो माफ करेंगे तो फिर हुकूमत आगे चलेगी। माफ ना करें, नौकरियों से निकालें, जो जज साहब हैं जो इस मुकदमे को सुन रहे हैं उनको मजीद सजा दें। मैं इस चीज पे बात नहीं करता। हम उनसे गैर मशरूत माफी मांगने पे मैं मांगता हूं, आवाम के सामने मांगता हूं, लेकिन साथ साथ ये भी मांगता हूं कि ख्वाजा सलमान रफीक साहब यहाँ पे ऐलान करें कि उस अवाम को फ्री दवाई दें, फ्री टेस्ट दें। इनकी मिसाल देता हूं, आप मेरी बात सुनें। शौकत बसरा साहब, सीनियर डॉक्टर साहब को माफ कर दें, मेरी गुजारिश सुने। शौकत बसरा साहब को उनका जवाब भी आ जाए, हो सकता है मान ही जाए। शौकत बसरा साहब को इन्होंने सर्विसेज हॉस्पिटल के सामने मारा पुलिस ने। वहां पे उनका सीटी स्कैन होना था, सर्विसेज अस्पताल की दोनों सीटी स्कैन मशीनें खराब थी। वो बात छोड़ दें, इतने मरीज यहाँ खार हो रहे हैं, आप किस तरह मान जाएंगे कि आइंदा आप हड़ताल नहीं करेंगे, जो मर्जी होता रहे? आपका फर्ज है, आप फर्ज अदा करते रहेंगे। देखें मेरी गुजारिश सुने। अगर इसमें कई मरीज का मशीन का जिक्र नहीं है, अब मैं सॉल्यूशन की तरफ आ जाएं। इन्हें सर्विस स्ट्रक्चर अपने पास रखें, अब सॉल्यूशन की तरफ आ जाएं। जब पहले जब सर्विस स्ट्रक्चर की बात हुई थी तब आपको क्यों नहीं याद आया डॉक्टर साहब? मीडिया के सामने हाथ जोड़ता हूं, भाई हमारे, मैं आपको हाथ जोड़ता हूं, को दवाई दे, गुजारिश है चलाने वाले को दवाई दे, कैमरामैन को दवाई दे, लाइटमैन को दवाई दे, अच्छा हुकूमत की भी सुन चलाने वाले को दवाई दे, आप इलाज दे यार। मैं हम इस वक्त पूरे पंजाब के हॉस्पिटल, इस वक्त पूरे पंजाब के हॉस्पिटल नॉर्मल फंक्शनिंग पे है। सिर्फ 110 पता नहीं कितने दिन के लिए, सिर्फ 110 बात सुने आप ख्वाजा साहब। 24,000 डॉक्टर्स है ना, उनका वाईडीए से पहली बात ताल्लुक नहीं है। ये बच्चे सिर्फ 3, 3.5, 4 हज़ार था, वो तो जनरल कार्डर, टीचिंग कार्डर, बाकी कार्डर्स है। खैर
अब एक तो जो होता है गरीब मरीज और मशीन का ताल्लुक है, हमने इनको ऑफर क्या की, हमने कहा कि गरीबों को मरीजों को दवाई भी हम दी जा रही है, मशीनों में खराबी भी होती है, चलती भी है, अगर इन बच्चों के पास कुछ सजेशन है हम एक हाई पावर कमेटी प्रिंसिपल्स की बनाते हैं, सोल्यूशन की तरफ आना ना, ये अपनी रिकमेंडेशन दें, हम उसको बिल्कुल, अगर सिस्टम बेहतर होता है, हॉस्पिटल का बजट मिलता है साल का, उसके अगर मैनेजमेंट बेहतर को है इनके पास प्रपोजल तो खुश आइंद। अब अगली बात यह है कि गुजरांवाले के वाक़े में सिर्फ गुजरांवाले के बच्चे मुलवस नहीं है, पूरी पंजाब की जो इनकी क़यादत है ना, सदर सेक्रेटरी, वो सारे उस केस में मुलवस हैं, वीडियो में मौजूद है। यानी यहाँ से जाके उन्होंने लाहौर से जाके वहाँ पे किया। अच्छा, अगली बात क्या है? ये बड़ी अच्छी बात है, बात क्या है? हड़ताल होती रहेगी, लोग मरते रहेंगे, कब तक आपका सोल्यूशन पे आ जाए सामा भाई। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपने करवाई नहीं है, आपने खुद ही कहा डॉक्टर उस्मान भाई एक सेकंड सोल्यूशन पे आ जाए। सर मेरी बड़ी अच्छी बात हो गई है, मैं इनकी बात को वेलकम करता हूँ। गुजारिश सुने, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, लेकिन ख्वाजा साहब भी इस अवाम से माफी मांगे और उनको बताएं कि हम 5 साल आपको दवाई दे सके, लेकिन अब हम पॉलिसीज बनाएंगे, स्कैन मशीनें ठीक कराएंगे, टेस्ट देंगे, हम भूख हड़ताल करके बैठे हैं। दूसरों की भी सुन लेना डॉक्टर साहब। बच्चे सिविल सर्वेंट हैं, 42 महकमे हैं, तो ये अगर अवाम का इन्होंने लीड करना है तो बड़ी अच्छी बात है, हम लीड करते हैं ना, 5 साल लोगों का काम करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, तो ये फिर मैं रिजाइन करके पहली बात है पॉलिटिकल पास है, ये असेंबलियों के पहले बात का काम है, अगर इनके पास कोई अच्छी प्रपोजल है दें, हम उसको वेलकम करेंगे। अगली बात यार बात सुन ले बेटा, अब इन्होंने कहा कि हम अपने बड़ों से माफी मांगते हैं, बहुत अच्छी बात है। अभी ये जितने बच्चे जितने बच्चे ट्रांसफर हुए हैं, जितने बच्चों को प्रोफेशनल पीरियड में निकाला गया, बेहतरीन हाल है, बहुत अच्छी बात है, अपने अपने प्रिंसिपल एमएस को अप्लाई कर दे जाके, एकेडमिक काउंसिल उसको रिकमेंड करें, हम सब बच्चे बहाल कर देंगे। ये तो आपका ना बहाल करें, देखिए गुजारिश सुने, अब उस बात पे नहीं आएंगे, ना बहाल करें। मेरी गुजारिश सुने, इन्होंने मुकम्मल मुफ्त इलाज और आप हड़ताल नहीं करेंगे। मेरी गुजारिश, इन्होंने हमें मशवरा दिया है कि आप पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन करें, नौकरियां छोड़ें। मेरी बात पूरी होने दें, मेरी बात पूरी होने दें, मेरी बात पूरी होने दें। इन्होंने कहा आप पॉलिटिक्स करना चाहते हैं तो असेंबली में आए, असेंबली में पॉलिटिक्स की जाती है। मैं इनसे पूछता हूँ, शहबाज शरीफ साहब जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो कितनी दफा असेंबली में आके बैठे हैं और उन्होंने आवाम की हेल्थ के इशू डिस्कस किए हैं, असेंबलीज में वो जाते नहीं है, असेंबलीज में जाना पसंद नहीं करते, आवाम की बात असेंबलीज में की जाती है। हेल्थ मिनिस्टर साहब असेंबली में कितनी दफा गए? पूरे साल में जो ये बच्चे बार बार हड़ताल करते हैं, सरकार से तनख्वाह लेते हैं, 6 माह ये बच्चे हड़ताल पर रहते हैं, 6 माह ये काम पे जाते हैं। पहली बात है इलीगलिटी तो ये खुद करते हैं। अब दूसरी बात है कि मसले को हल करना है, ये बहस तो खत्म नहीं होनी, बच्चे भूख हड़ताल भी बैठे हुए हैं, हम चाहते हैं कि बच्चे अपने काम पे जाएं। तरीका उसका ये है, कोई रिकमेंडेशन के पास है, प्रपोजल वेलकम। जिस हुकूमत ने 16 से 80 अरब पे बजट किया है, जिसने हजारों डॉक्टरों को रिक्रूट किया है, 8-8 अरब का पैकेज दिया है, उसकी कम से कम जो पिछले 30 साल का बैकलॉग है वो 4 साल में हमने काफी हद तक दूर करने की कोशिश की है। मैं समझता हूं 80 बिलियन ना बताएं कितनी परसेंटेज है जीडीपी की। अभी डॉक्टर साहब आप हाल बता, उन्होंने कह दिया कि आप रिकमेंडेशन ले आए प्रिंसिपल से, आपके सीनियर्स जो हैं वो कह दें वो रीइंस्टेट हो जाएंगे। मुझे आप बता दें, आप ये मान रहे हैं कि अगर मुफ्त इलाज हो जाएगा आप आइंदा हड़ताल नहीं करेंगे, मुकम्मल मुफ्त इलाज, आप ये एग्री करें? ये ऐलान करें कि गरीब को दवाई मिलेगी, गरीब को टेस्ट मिलेगा, गरीब को बेड मिलेगा। अच्छा, अभी आपको मुज़ाकरात हो रहे हैं? सर मुज़ाकरात आज भी हुए हैं, मुज़ाकरात होने चाहिए, हम मुज़ाकरात पे यकीन रखते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि उसमें कोई हल कोई खुशी की बात नहीं, बच्चे ये हड़ताल खत्म हो। बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आइंदा इस तरह से हड़ताल नहीं होगी। और जाते जाते एक पुकार हम आपको दिखा रहे हैं, एक बाप की जो अपने बच्चे के लिए वो कर रहा है, वो देखते चलिए। मेरा छोटा बच्चा है तो इसको शुगर है, तकरीबन 1 साल से इसको तशखीस हुई है, तो ये डायबिटीज सेंटर में जब भी आते हैं तो हड़ताल का कहकर वो जो है ना हमें वापस कर देते हैं। सरगोदे से हम आते हैं, जैसे ही तकरीबन रात को हमें चलना पड़ता है सहरी के वक्त, सहरी से फिर इधर आते हैं तो मामला वही है। हालांकि अभी फ़ोटो सेशन हुआ है उनका, सब डॉक्टर बैठे हैं, जूनियर भी और सीनियर भी, लेकिन उन्होंने हमें ये कह करके जी हड़ताल है आप वापस चले जाएं। अब इसका हल हमें और हुकूमत बाला को चाहिए कि देखना चाहिए कि आवाम किस दर्द और किस करब से गुजर रही है, उनकी क्या तकलीफ़ें हैं, उनके माँ बाप को क्या दुख है, वो किस तरह अपने बच्चों को लेकर फिरते हैं, जिनको कोई एहसास नहीं है कि माँ बाप क्या करे, किधर जाए, किसको अपना दर्द दिखलाए। इनकी आवाज़ को भी डॉक्टर्स को सुनना चाहिए। अल्लाह ताला आपको औलाद के गम और नफरतों से महफूज रखे। अल्लाह।